तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपने लाइव स्ट्रीम में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हम लोग मॉडल पेपर सेकंड की। तो ये भी मैं जारी कर रहा हूँ आप लोगों के समक्ष यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के मन में कोई सवाल उत्पन्न मत कीजिए। जो चीज़ मैं दे रहा हूँ उससे आप लोग रटते जाइए, घोर के पीते जाइए। जैसे दे रहा हूँ वैसे टेलीग्राम ग्रुप और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं दोनों जब PDF इसका प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही आपको इसका सेट भी लगा लेना है। जो भी क्वेश्चन इन दिनों आपको मैं दे रहा हूँ, 10 दिन समय बच चुके हैं और इन 10 दिन के बीच में मैं जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ उसे अच्छे से लगाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन मेरा रहेगा आज के लिए, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच में लड़ा गया। याद रखिए क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी टॉप है। मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आपको कि यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ाई हुआ था। कब लड़ाई हुआ था? तो जब भी मैसूर का लड़ाई आपको कहेगा तो 1767, एक ही डेट कोई मिलेगा, या 69। कब से कब तक चला है? तो 67 से 69 तक चला है, 2 साल चले थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, दोनों चीज़ आपको हमेशा याद रखिएगा। कि साथ ही आपको एक और चीज़ याद रखना है कि कहेगा कि हैदर अली मद्रास की संधि कब कर ली गई थी? तो 1769 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है यहाँ पे, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? बार बार पूछा जाता है कि भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। दिल्ली पे सल्तनत अभी तक कितने ने किए थे? तो 5 शासकों ने दिल्ली पे क्या हुआ था? अगला प्रश्न बनेगा आपके लिए कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि स्वतंत्र जब हुआ था उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, आपको दो यहाँ पे बातें को पलटेगा। एक रखेगा कि अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर फिलहाल हमारा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अब ये ऐसा है कि ब्रिटिश भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। अब अगला यहाँ पे टॉपिक रखता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? सी राजगोपालाचारी क्या थे? तो यहाँ पे स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न, उन्हें स्वतंत्र भारत के और भारतीय कहेगा तो आप उनको नाम रख सकते हैं। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन? तो महाभारत के फारसी अनुवाद का तर्जनामा हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन जहाँ से बनेंगे वो सारा क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे लाला लाजपत राय। सही है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? एटा में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चंस का यहाँ पे देखना है कि गांधी के नाम आगे महात्मा को जोड़ा गया था किसने? यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम हो जाता है, बट यहाँ पे महात्मा गांधी जब नाम हुआ तो महात्मा किसने जोड़ा था? तो भाई 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान 1917 में जब आंदोलन चला गया था, इसी के अंतर्गत बिहार में जब आए थे नील की खेती करने के लिए, जो यूरोपियन मालिकों द्वारा अत्याचार हो रहे थे, उन्हीं के उपरांत खिलाफ आंदोलन चलाया गया था 1917 में। इसी के उपरांत इन दोनों आंदोलन जब चल रहे थे तभी ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इनका नाम महात्मा रख दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी के नाम महात्मा किसने जोड़ा? तो आप रविंद्रनाथ टैगोर एक बार में आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तत्कालीन शासकों यानी कि उस समय जो शासक है उनके द्वारा क्या किया था? मृत्यु दंड दिया गया था। तो आपको बता दूं यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है यहाँ पे गुरु अंगद देव, नहीं गुरु अर्जुन देव नहीं होगा, और यहाँ पे गुरु तेग बहादुर। ठीक है, यहाँ पर आपका ये नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। ऐसे ऑप्शनली हुए क्वेश्चन आपको ऑल ऑफ एबव और ऐसे करके आपको ज़्यादातर ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम हॉल में गुमराह करने के लिए, क्योंकि सिलेबस चेंज किया हुआ है। उसी के रिगार्डिंग मैंने भी क्वेश्चन को चेंज करने का प्रयास किया है। संवैधानिकेतर शक्ति का अर्थ क्या होता है? तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है वह शक्ति जो संविधान समाप्त नहीं है, वह शक्ति जो संविधान समाप्त नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न बात कर लेते हैं क्वेश्चन का आंसर कि निम्नलिखित में से कौन उप राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था? यानी कि निर्विरोध चुना गया था बिना किसी उपरांत के। तो आपको बता दूं यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ जाता है, R.K. नारायण हो जाएगा। KR नारायण आपका बिल्कुल सही हो जाता है, KR नारायण हो जाएगा। अब यहाँ पे बता दूं कि KR नारायण 19 अगस्त याद रखिएगा 1992 में ये हुआ था। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे अनुसूचियों में संशोधन किया गया था, उसी के उपरांत यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनको सम्मिलित किया गया था।
तो क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। आजकल क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। वे कौन से मौलिक अधिकार है जो कि गैर नागरिकों को प्राप्त है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कानून के समक्ष समता का अधिकार। कानून के समक्ष समता का अधिकार बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि भूतकालीन प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाता है 10वां 1961 में। 10वां 1961 में बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान सम्मिलित करने की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यानी कि किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है सोवियत संघ से। ठीक है, सोवियत संघ आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस अगला आपके बोर्ड पर लग चुका है कि सामान्यतः जो प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात वित्तीय आयोग की स्थापना की जाती है वो किस प्रकार से? तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है यहाँ पे आपका केंद्रीय अनुदान। याद रखिए, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राजस्व का अंश निर्धारित करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, समानता प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात वित्तीय आयोग की स्थापना की जाती है। तो क्वेश्चन आएगा केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व के और अंश का निर्धारित करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन को कभी लॉन्ग कभी छोटा देगा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको सारा चीज़ मैं यहीं पे क्लियर करके दूंगा। भारत में पहली बार एक संसद विधायक को इस कारण से सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह बिना अनुमति 7 बैठकों को लगातार अनुपस्थित रहे। वो सदस्य कौन थे? तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है, आपका आंसर यहाँ पे राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं जानने के लिए हमको क्या होगा? सबको पढ़ना होगा। चलिए पढ़ते हैं। इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है क्या? एकदम से करेक्ट है। बिल्कुल हमारा फिलहाल तो ये एकदम से गलत हो जाता है, जो कि ऑप्शन 1 है कि क्योंकि प्रभावी से प्रभावान तो नहीं हो सकता है। तो सही क्या है? मौलिक कर्तव्यों के लिए यहाँ पे संवैधानिक प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट है। स्पष्ट विधियों की संख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। या किसी विशिष्ट कर्तव्य के पालन करने हेतु संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे न्यायालय निश्चित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कर्मों में से किसे स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया? तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर निकल के आ जाता है JRY। JRY हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला बात कर लेते हैं। यहाँ पे विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है 10 दिसंबर को। क्वेश्चन टॉप और इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कितने जज होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कितने जज होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन पूछ देता है 15 जज होते हैं। ठीक है, निर्वाचन में 9 होते हैं, बाकी के 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अगला प्रश्न है किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कितने दिन के अंदर दूसरी प्रत्याशी जो खड़ा किया जाना चाहिए? यानी कितने दिन के अंदर में? तो हम कहिएगा 7 दिनों के अंदर में। दिन पूछा गया है, अगर महीना पूछता तो महीना के अंदर में आपको करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिएगा हमेशा दिन ही रहेगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो जनता द्वारा प्रतिनिधित्व चुना जाता है। जनता द्वारा क्या चुना जाता है? प्रतिनिधित्व चुना जाता है, जिसे ही प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन कहेगा यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व किस सरकार की विशेषता है? सामूहिक उत्तरदायित्व किस सरकार की विशेषता है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है संसदीय हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि निम्नलिखित में से किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर रूस हो जाएगा। रूस का क्या है? स्वतंत्र नहीं है। याद रखिएगा हमेशा, भारत नहीं, रूस हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा कि प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत संबंधित है। नेचुरल सिलेक्शन का संबंध है आपसे क्या हो जाता है? आंसर शक्ति सिद्धांत का। शक्ति सिद्धांत हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि भारतीय संसद निम्नलिखित में से मिलकर बनती है। भारतीय संसद निम्नलिखित में से मिलकर बनती है। तो हमारा आंसर हो जाता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद मिलकर बनता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी है? नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अस्थाई। ठीक है, अस्थाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा है केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया जाता है? केंद्र सरकार के
प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए जाते हैं? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 256 से 263, 256 से 263 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या है? भारतीय राजनीति की जो व्यवस्था है उनकी विशेषता क्या है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सारे सही हो जाएंगे, जाति, धर्म, क्षेत्र और राष्ट्रीय हित सारे सही हो जाते हैं। डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि भारत में सारे प्रकार का पूछेगा। भारत के संविधान कैसा है? तो भारत के मिश्रित संविधान है, मिश्रित अर्थव्यवस्था ज़्यादातर पूछता है। तो याद रखिएगा, एक दो किलोग्राम द्रव्यमान के पदार्थ की गतिज ऊर्जा 4 जूल है, तो उसका वेग कितना होगा? तो यहाँ पे इसका वेग निकल के आ जाता है 2 मीटर पर सेकेंड। कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड। सीधे इसको भाग दे देंगे, हमारा काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ का संवेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगा? पदार्थ की संवेग दुगुना होने पर, इसका क्वेश्चन का हमेशा पूछता है, तो पदार्थ की जो संवेग दुगुना कर दीजिएगा तो इसका जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा हमारा हो जाएगा 4 गुना। सही है, 4 गुना हमारा हो जाता है। नेक्स्ट रहेगा हमारा कि 60 वाट के 5 बल्ब है तो 10 वाट के 10 घंटे तक प्रकाशित होते हैं, तो विद्युत ऊर्जा का कितना खर्च होगा? विद्युत ऊर्जा कितना खर्चा होगा? जबकि 60 वाट का जो बल्ब है, 5 बल्ब तथा 10 घंटे 60 वाट के 5 बल्ब है जो कि 10 घंटे लगातार चल रहे हैं, तो उसका क्या हो जाए? बिजली की खपत कितनी होगी? तो बिजली की खपत हमारी हो जाती है यहाँ पे 3 गुने 6 गुने 10 के पावर 6, 3 गुने 106 वाट सेकेंड हो जाएगा। 3 गुने 6 गुने 10 106 वाट सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का आज का कंप्लीट होता है। यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं इसका टारगेट करता हूँ 500 लाइक, तो उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस